Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Voice of Code. And first of all guys, thank you so much आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट वीडियो में. So as I mentioned in the last video that I will be coming up with a series on oops. So here I am. तो ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें हम लोग oops कवर करेंगे with the help of Java language. And we will also explore how programming works, how the code get executed behind the scene, each and every stuff behind the programming itself. सो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए. हो सकता है इस प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा हो तो दैट विल बी अ बिट बोरिंग, बट सिंस ओप्स एक कंसेप्ट में पढ़ना है तो इनिशियली आपको बोरिंग लगेगा, थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा, बट प्लीज़ डोंट मिस दैट. एंड मैं कोशिश करूँगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को शो करूँ ताकि ये आपको इजीली समझ भी आए. सो ये जो है ये वीडियो दैट विल इट्स गोइंग टू बी एपिसोड 1 ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज. एंड इन दिस एपिसोड 1 वी विल बी कवरिंग द बेसिक ऑफ oops and Java language and we'll be creating our first program. So without any further ado, let's get started. So guys, let's start with the introduction to oops. So oops एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जहां पर सब कुछ आपका एक सिंगल एंटिटी के ऊपर रिवॉल्व करता है एंड दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. तो oops में जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज बेसिकली जिसके पास, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो समथिंग विच हैज प्रॉपर्टीज एज वेल एज सम बिहेवियर, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है so दैट हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, एंड कुछ फंक्शंस होते हैं कुछ जिसको हम बिहेवियर कहते हैं. So this is the basic definition of oops. Now the question is basically why oops. कि ऐसी पुरानी प्रोग्रामिंग अप्रोच में या फिर जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे उसकी जगह पे oops क्यों आया. तो द कोर रीजन इज दैट द ट्रेडिशनल जो भी प्रोग्रामिंग अप्रोच हम यूज कर रहे थे इससे पहले उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से oops केम इनटू द पिक्चर. एंड एक बार हम वो देख लेते हैं कि वो पुरानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या थी, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड oops बेटर. So the traditional programming approach that was actually procedural programming. So procedural programming. इस प्रोग्रामिंग अप्रोच को हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच भी बोलते हैं. तो वी कैन ऑल्सो से इट एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच. तो इस प्रोग्रामिंग जो आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है इसका जो कोर पर्पस था दैट वाज एक्चुअली टू हैव अ सीक्वेंस ऑफ टास्क और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्चुअली इनसाइड अ फंक्शन. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है f1 एंड इट विल हैव सम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ये एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट फंक्शन जब इसको कोई कॉल करेगा कोई भी प्रोग्राम का मॉड्यूल. नाउ दिस सिस्टम हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. सो we have multiple functions in a program. So let's suppose we want to perform some task. So we have function f1, then another we have function f2, and every function will have its own sequence of instruction जो कि एक organized form में होगा उस particular function के अंदर. So we can say sequence of instruction. Then we have function f3 and so on. Now जब एक complete एक system execute या काम करेगा, so how it will work? For example, this is our main function जहाँ से हमारा execution start होगा. It can call function f1. Further on, f1 can call f2, or meanwhile, f1 can also call f3, and f2 can further call f4 function, f5 function. So
F3 कैन ऑल्सो कॉल मल्टीपल अदर फंक्शंस। तो ये एक फंक्शन की प्रॉपर एक चेन बनेगी हमारे पास, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम विल परफॉर्म इट्स डेडिकेटेड टास्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, क्योंकि हमने अभी बताया कि ओप्स का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, या ओप्स केम टू द पिक्चर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के कुछ लिमिटेशंस थे। सो फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक एटीएम मशीन का, दैट दिस इज द सॉफ्टवेयर वी नीड टू डेवलप। तो एक एटीएम मशीन को हमें बनाना है। नाउ अगर हम इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फंक्शनल अप्रोच के थ्रू इसको डिजाइन करते हैं, सो व्हाट इट विल हैव सेवरल फंक्शंस। तो द फर्स्ट फंक्शन इज विदड्रॉ। दूसरा हमारे पास हो सकता है डिपॉजिट, एंड थर्ड वन कुड बी वी कैन से चेक बैलेंस। एंड वन मोर वी कैन ऑल्सो क्रिएट एक और फंक्शन यहाँ पे, विच इज एक्चुअली रिसेट पिन। तो कभी कभी एटीएम का पिन रिसेट करने के लिए वी हैव दिस फंक्शनैलिटी हियर इन दिस एटीएम मशीन। नाउ ये जो चारों के चारों फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस एक ग्लोबल डेटा के साथ डील करेंगे, एंड दैट इज एक्चुअली बैलेंस। सो दिस इज आवर डेटा। तो विड्रॉ फंक्शंस अल्टीमेटली इस बैलेंस वेरिएबल को और इस बैलेंस रिसोर्स जो है हमारे पास, डेटा जो है, इसको मॉडिफाई करेगा। डिपॉजिट विल ऑल्सो मॉडिफाई दिस वेरिएबल, क्योंकि जब यूजर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करेगा तो हमें अपने बैलेंस में मॉडिफिकेशन करना होगा। चेक बैलेंस विल नॉट modify this data but will read this data to show the balance to the user. And reset pin will not use this data, it will use another data that is actually pin. तो यूजर का कोई भी पिन स्टोर होगा ऑलरेडी सिस्टम पे, एंड जब यूजर उस पिन को रिसेट करेगा, तो ये रिसेट पिन जो फंक्शन है वो उस पिन डेटा को मॉडिफाई कर देगा। नाउ फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, द फर्स्ट थिंग, ठीक है, दिस इज एन एटीएम मशीन दैट इज ऑलरेडी वर्किंग। अब कल के दिन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्यूआर फंक्शनैलिटी, और वी कैन से हम इसमें मोबाइल बैंकिंग की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। मोबाइल बैंकिंग, सो वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फंक्शन। तो ये दिस इज अ न्यू फंक्शनैलिटी जो हम इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज हेयर कि जो हमारे पास ग्लोबल डेटा है, ये जो ग्लोबल डेटा है हमारे पास, जिसको हर एक फंक्शन यूज कर रहा है, इसको हम ग्लोबल हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सारे फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो इसको हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं रख सकते हैं, इट शुड बी ग्लोबल। अब अगर कभी भी मोबाइल बैंकिंग हम या कोई भी और फंक्शनैलिटी हम इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट कैन एक्चुअली हॉल्टर द ग्लोबल डेटा। तो इन चांसेस हैं दैट इट कैन एक्सीडेंटली डैमेज और बेसिकली मॉडिफाई दिस ग्लोबल डेटा। तो बैलेंस को मॉडिफाई कर सकता है, पिन को मॉडिफाई कर सकता है। इस सिस्टम में और भी ग्लोबल डेटा हो सकते हैं जिसको शायद इस फंक्शन की नीड ना हो, बट ये फंक्शन इसको मॉडिफाई कर सकता है, सिंस इस डेटा पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल नहीं है कि सिर्फ यही फंक्शन इसको यूज कर पाएंगे। एंड दिस इज द ओनली वे कि जहां पर हम इस डेटा को हमें ग्लोबल बनाना ही पड़ेगा, सिंस इसको मल्टीपल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो दिस सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन वी हैव इन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग सिस्टम, जहां पर कि डेटा सिक्योरिटी बहुत कम थी हमारे पास, और वी कैन से डेटा हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती थी। तो एड्रेस दिस इशू, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस चीज को रिजॉल्व कैसे करेगी, वो चीज हम धीरे धीरे देखेंगे। बिफोर दैट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाट बेसिकली ओप्स इज। सो एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, दैट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द आइडिया, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो नाउ थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ आप लोग को, और थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन, दैट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की थोड़ा सा डेफिनेशन देखें, तो वी कैन से समथिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स, इट कुड बी एनीथिंग, तो जिसके पास प्रॉपर्टीज और कोई भी बिहेवियर हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कार। अब कार में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज,
and what are the behaviors. तो कार की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कार कैन हैव अ कलर. Obviously car should have some color. It will be having some sort of like seats, so number of seats we can have. Fuel type, like पेट्रोल है, डीजल है, क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इस प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे वी कैन आइडेंटिफाई दिस कार. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियर. तो बिहेवियर को हम फंक्शंस भी बोलते हैं. दैट ऐसे कौन कौन सा ऑपरेशन है जो ये कार परफॉर्म कर सकती है. तो अ कार कैन एक्सेलरेट, कार कैन ब्रेक, अ कार कैन रिफ्यूल. So these sort of stuff or these sort of functions or behaviors this car can possess. तो हमें ये दो चीजें मिल चुकी हैं जो ऑब्जेक्ट बनने के लिए और ऑब्जेक्ट कहलाने के लिए इंपॉर्टेंट थी. तो नाउ वी कैन से दैट अ कार इज एन ऑब्जेक्ट. तो ये बेसिक आइडिया है ओप्स का. दैट जो भी चीज जिसके पास भी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस एंड बिहेवियर्स हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे. एंड कंप्लीट जो आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो पूरा का पूरा आइडिया जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही काम करेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेम सिस्टम को एक हाई लेवल पे देखें जो एटीएम का सिस्टम है वो कैसे काम करता है इफ हम उसको अगर ओप्स में इम्प्लीमेंट करते हैं. अभी हमने उसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया था. नाउ लेट्स सी ओप्स में वो कैसे काम करता है. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, एंड ऑल टुगेदर ये कंप्लीट एक सिस्टम है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एटीएम मशीन. नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियली बात करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ ट्रांजेक्शन पे डील करेगा. ये ऑब्जेक्ट है ये आपका यूजर से डील करेगा. दैट मीन्स यूजर के अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, यूजर की इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सबसे डील करेगा. एंड अगर इसकी बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कार्ड सर्विसेज से डील करेगा. जो भी आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे डील करेगा. अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज होती हैं. दैट मीन्स वी कैन से डेटा एज वेल. अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में उसकी बात करें जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट वी कैन कॉल इट एज डेटा. एंड वी हैव फंक्शंस. फंक्शंस है सेम फॉर दिस. इसके पास भी अपना डेटा होगा, अपने फंक्शंस होंगे. एंड इसके पास भी अपना डेटा होगा, अपने फंक्शंस होंगे. अब अगर हम इस सिस्टम को कंपेयर करें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से तो वी कैन सी जो हमारे पास डेटा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दैट इज एक्चुअली इनसाइड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. वो किसी ऐसे ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं है. दैट मीन्स यूजर अकाउंट जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली इस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है सिंस वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है. तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट उस डेटा को ग्लोबली एक्सेस ना करने दे. इट कुड बी पॉसिबल. वो कैसे करते हैं वो अभी आगे हम देखेंगे. हो सकता है ये डेटा हमारे पास प्राइवेट हो, सारे डेटा प्राइवेट हो हमारे पास. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डेटा को ग्लोबली एक्सेसिबल ना बनाए तो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पूरे सिस्टम में उस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो दिस इज हाउ अगर हम एटीएम सिस्टम को ओवर हाई लेवल पे देखते कि प्रोसीजरल प्रोग्राम सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वो सिस्टम कैसे डिजाइन होता, तो वो कुछ इस तरह दिखता हमें. बेसिक सी लैंग्वेज एग्जांपल जो हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में देखा अभी तक. तो ये हमारे पास सी का एक कोड है जहां पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं. एक मेन फंक्शन है, एक कैलकुलेट एरिया फंक्शन है. तो इनसाइड मेन फंक्शन वी आर एक्चुअली कॉलिंग द कैलकुलेट एरिया फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. और इसी तरह के हमारे पास मल्टीपल लाइक वी कैन हैव हंड्रेड ऑफ फंक्शंस इन अ प्रोसीजर सॉरी इन अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच. उस सिस्टम के अंदर हंड्रेड ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं विच कैन इंटरनली कॉल ईच अदर. तो ऐसे में सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई ग्लोबल डेटा है तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो जो डेटा है ग्लोबल वो कितने फंक्शन उसको यूज कर रहे हैं और उसको कितने फंक्शंस ने मॉडिफाई किया है. तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे सिस्टम पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन कौन से डेटा को प्रॉपरली एक्सेस कर रहा है एंड मॉडिफाई कर रहा है. अब थोड़ा सा इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो कुछ एडवांटेजेस हैं इस प्रोसीजरल अप्रोच के, जो फंक्शनल अप्रोच है हमारे पास. बेसिक एडवांटेजेस जो है दोज आर एक्चुअली ये इस पे जो भी सिस्टम इसके ऊपर बनते हैं वो बहुत हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं. सिंस बहुत सिंप्लीफाइड चीज है, जो सिस्टम आपके हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे. एंड जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स जो होते हैं वहां पर ज्यादातर ये यूज होती है. इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इस अप्रोच को फॉलो करती हैं दोज आर सी लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन, पास्कल एटसेट्रा. देयर आर अदर एज वेल.
डिसएडवांटेजेस जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल में पता लग गया होगा दैट द फर्स्ट थिंग डेटा हैंडलिंग बहुत मुश्किल है इसमें। बहुत स्केलेबल सिस्टम्स नहीं बन सकते हैं कि इन फ्यूचर आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना चाहते हो सिस्टम में, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल सिंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, डेटा बहुत ग्लोबल लेवल पे रहता है। तो अगर आप कोई भी नया फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करते हो तो इट विल ऑलवेज इम्पैक्ट अदर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज। जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम मॉडल नहीं कर पाते हैं सिंस इसमें कोई भी रियल लाइफ कंसेप्ट्स का कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो रियल लाइफ से डायरेक्टली डील करे या सिमुलेट करे। एंड डेटा रियूजेबिलिटी, एज आई हैव टोल्ड यू दैट डेटा को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे डेटा है, सो वो सभी के लिए अवेलेबल है एंड एनीवन कैन मॉडिफाई दैट डेटा। तो दिस इज द रियल लाइफ एनालॉजी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। जैसे हमने इसमें कार का एग्जांपल लिया था, तो कार के पास वी कैन हैव सम एट्रीब्यूट्स जिसको हम प्रॉपर्टीज और डेटा भी बोलते हैं सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। तो अ कार कैन हैव कलर, मैंने बताया था आप लोग को, मॉडल हो सकता है उसमें, स्पीड हो सकती है एंड फ्यूल टाइप भी हो सकता है। तो कार के पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एंड कार कैन ऑल्सो हैव some sort of behaviors and functions, so which car can perform like accelerate, brake, refuel, these sort of functions. That is the reason a car is an object. So this is in real life, जिसके पास भी प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर्स है, वो उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। एंड फिर वही ऑब्जेक्ट जो है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में, अगर वो सिस्टम आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है, तो फिर वही ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करके कंप्लीट एक सिस्टम को डिजाइन करेंगे। Now we will talk about some core principles of OOP and object-oriented programming के कुछ basic pillars हैं, like which lays down a foundation, जो हमें एक building block provide करता है that हम किसी भी system को object oriented बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम we will only discuss 4 core principles जिनके ऊपर complete OOPS dependent है। Later on we will also figure out or we will also discuss some other principles through live coding example in Java. So the first one is encapsulation. तो इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली जो हमारे पास कोर प्रॉब्लम थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में या फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, उसी लिमिटेशन को हटाने के लिए इन ओप्स वी हैव इनकैप्सुलेशन। इसका जो कोर पर्पस है, जो मोटिव है, वो दैट इज बेसिकली कि आप डेटा को एक यूनिट के अंदर बाइंड कर देते हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को प्राइवेट कर देते हो, सो दैट जो आउटसाइडर फंक्शंस हैं, आउटसाइडर जो आपके पास यूनिट्स हैं, वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस ना कर पाए, रादर देन वो डेटा को किसी सेकंड इंटरमीडिएट के थ्रू एक्सेस करें, सो दैट हम उस इंटरमीडिएट में कुछ लॉजिक लिख सकें कि डेटा कब रिट्रीव होना चाहिए और कब वो डेटा को मॉडिफाई करना चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट एरिया जहां पर इनकैप्सुलेशन लाई करता है। द नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज अगेन रिलेटेड टू रियल लाइफ। जैसे रियल लाइफ में आपके पास कोई भी चीज किसी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फंक्शंस या कुछ बिहेवियर इनहेरिट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, सो एनी चाइल्ड इनहेरिट समथिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ बिहेवियर्स हो, वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट से। सेम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, जो आपके पास सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे इनहेरिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम देयर पेरेंट। तो इसका बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर, कि कोई भी चीज अगर किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमको उसको बार बार चाइल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट में नहीं लिखना पड़ता है। वी कैन जस्ट इनहेरिट द पेरेंट और वो प्रॉपर्टी या वो बिहेवियर हमारे पास ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाता है। सो चाइल्ड कैन ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये बिल्कुल मिमिक करता है रियल लाइफ सिचुएशन को। तो जैसे हमारे पास अभी कार का हमने एग्जांपल दिया, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम सेम, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन है, तो वो अपने चाइल्ड को वो पास ऑन कर सकता है विदाउट डुप्लीकेटिंग द कोड। तो दिस इज इनहेरिटेंस, और इससे हमारा जो सिस्टम है बेसिकली वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है एंड ये इम्प्रूव करता है, आपका प्रमोट करता है कोड रीयूजेबिलिटी को। तो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पिलर एंड दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज समथिंग, जैसे आप रियल लाइफ में देखोगे पॉलीमॉर्फिज्म, सो हमारे पास एक इंटरफेस है। फॉर एग्जांपल, हम एक टीवी का रिमोट की बात करते हैं, तो टीवी के रिमोट जो होते हैं सबके पास एक पावर बटन होता है, हर टीवी के रिमोट के पास। तो जब भी हम पावर बटन प्रेस करते हैं, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द टीवी मैन्युफैक्चरर और टीवी का जो ब्रांड है, दैट वो टीवी को पावर अप कैसे करेगा। हो सकता है जैसे सैमसंग की जो टीवी है उसमें अलग एनिमेशन हो,
जो एंड्रॉयड की सोनी की टीवी है उसमें अलग एनिमेशन हो, एलजी की कोई अगर टेलीविजन है उसमें अलग एनिमेशन हो, कुछ और एक्स्ट्रा स्टेप हो बीच में विदाउट बिफोर पावरिंग अप द टेलीविजन। बट वी हैव अ सिंगल इंटरफेस टू पावर ऑन द टीवी। हर रिमोट के पास एक पावर बटन होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो वर्ल्ड है उसमें इसी तरह से काम करता है, दैट किसी भी फंक्शनैलिटी इंटरनली वो डिफर कर सकती है, बट उसका जो इंटरफेस होगा दैट वुड बी सिमिलर। तो इसमें बेसिकली कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और हमारा कोड रीयूजेबल हो जाता है काइंड ऑफ। द नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन, और ये भी रियल लाइफ से रिलेट करता है अगेन। तो फॉर एग्जांपल, हम कभी भी, जैसे अगर दोबारा कार का एग्जांपल लें, तो हमने कार में एक्सेलरेट किया कार को एंड इट स्टार्ट्स लाइक ड्राइविंग। हमने ब्रेक दबाया तो कार गेट स्टॉप्ड, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ स्टफ जो हमें हमारे पास कार में जो हमें इंटरफेस मिला हुआ है जिसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर ओनली वरीड अबाउट टू परफॉर्म द एक्शन। हमें ये टेंशन नहीं है कि अंडर द हुड ये चीज कैसे काम कर रही है। दैट मीन्स हाउ, अगर हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो इंटरनली कार के टायर्स घूम कैसे रहे हैं, लाइक फ्यूल बर्न कैसे हो रहा है, वो चीज हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल साइड रखते हुए, इग्नोर करते हुए, हम जब भी फोकस करते हैं लाइक व्हाट टू डू रादर देन हाउ इट इज वर्किंग, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। एंड इससे जो बेनिफिट मिलता है किसी भी ओप के सिस्टम को, जो ओप्स भी सिस्टम होते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है दैट व्हेन वी गेट अ हाई लेवल पिक्चर ऑफ एनी सिस्टम, जब हम उसको बहुत हाई लेवल से देखते हैं तो वी गेट अ क्लीन पिक्चर, क्योंकि उसमें इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स आपकी हिडन होती हैं। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी। जो बाकी मॉड्यूल्स हैं, हो सकता है आपका सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से बात कर रहा हो इन 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 अ पर्टिकुलर नेटवर्क, लाइक अगर आपने कोई सिस्टम डिजाइन किया है एंड उसका अगर ओवरऑल पर्पस है किसी दूसरे सिस्टम से बात करके कोई पर्टिकुलर टास्क अचीव करना, तो जो सेकंड सिस्टम होगा उसके लिए ये एक सिक्योरिटी हो जाएगी दैट वो आपकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल को नहीं देख पाएगा। इट कैन ओनली सी कि जो आप उसको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे सेम उस सिनेरियो में जिस तरह एक ड्राइवर कभी भी ये नहीं देख पाता है दैट हाउ अ कार इज एक्चुअली वर्किंग, फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, उसको इस चीज से मतलब भी नहीं है और ना ही वो इस चीज को देख पाता है। तो दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड ये चार बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सो हम इनको अभी डिटेल में आगे कवर करेंगे एंड देन हम इनको और ज़्यादा समझेंगे दैट हाउ दे आर एक्चुअली वर्किंग विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज, एंड कैसे ये एक ओप सिस्टम को और बेटर करते हैं। इन सबका जो कोर पर्पस है दैट इज किसी भी सिस्टम को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखना, उसको उसके जो जितना भी कोड है उसको रीयूजेबल रखना, और वो सिस्टम जो है जितना ज्यादा हो सके उसको मेंटेनेबल फॉर्म में रखना, ताकि इजीली उस सिस्टम में कुछ भी चीज ऐड ऑन और रिमूव हो सके बेस्ड ऑन दिस, यूजिंग these फोर प्रिंसिपल्स। So let's move forward and let's get a brief introduction about Java. Since ये जितनी भी OOPS की implementation है, we will be implementing all the OOPS object-oriented programming concepts in Java. And the reason for choosing Java is basically first thing, Java supports OOPS. Java has OOPS specification, all the features of OOPS there is in Java. So we can implement all the features of OOPS using Java. Secondly, Java is a beginner language. So initially, if you are new into software development, you can start developing with Java. Now, what is Java? So it is basically a powerful platform independent language, and it is an object oriented programming language. So that is the reason जो भी language आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, दैट मीन्स उसके पास उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, सारे फीचर्स होते हैं। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, एज वी नो इट इज नॉट अ लो लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स समहाउ हमें इसमें एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो कि जावा के कोड को अल्टीमेटली मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट कर सके, दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म में, 0 1 में, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड इट। सो इट इज एन हाई लेवल लैंग्वेज, इट वॉज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स एंड नाउ इट इज ओन्ड बाय ओरेकल। The primary goal of Java was to be designed as platform independent so that ये किसी भी प्लेटफॉर्म में चल पाए। ये कैसे चलती है किसी भी प्लेटफॉर्म में, लाइक विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। वी विल बी वर्किंग ऑन अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड विल सी हाउ इट वर्क्स, एंड जो भी जावा का कोड है वो कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म में काम कर पाता है। नाउ कुछ जावा के कुछ फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है इट फॉलोज उप्स प्रिंसिपल। सेकेंडली, इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स किसी भी प्लेटफॉर्म में चल सकती है।
तो दैट इज द रीजन इट इज पोर्टेबल। ये हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में इजीली कैरी कर सकते हैं जावा कोड। इट इज सिक्योर। कुछ बेसिक सिक्योरिटी जो इसमें है एक लेवल तक, दैट इज फ्रॉम ओप्स प्रिंसिपल्स। तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी वहां से आती है। एंड ऑल्सो जावा हैज सम अदर लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस फॉर सिक्योरिटी। देन इट इज डायनामिक एंड रोबस्ट। सो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हो तो कोड हमेशा ऑन डिमांड एग्जीक्यूशन होती है वहां पे। दैट मीन्स आपने बहुत सारा कोड लिखा है, बट अगर लेट सपोज किसी कोड का अभी एग्जीक्यूशन टाइम नहीं आया है, तो वो कोड अभी मेमोरी में लोड नहीं होगा, जस्ट टू अवॉइड, ताकि मेमोरी में ज़्यादा लोड ना पड़े। एंड मल्टी थ्रेडेड है जावा। सो बेसिकली जावा में थ्रेड सपोर्ट है, सो दैट वी कैन परफॉर्म सेवरल टास्क इन पैरेलल। So we will be also learning about multi-threading in Java in further tutorials. So these are the Java installation steps जो आप लोग को follow करने होंगे for this complete series. So for this complete series, we will be using JDK 17 from OpenJDK. तो फॉर विंडोज एंड मैक ओएस दीज आर द स्टेप्स। आप लोग इसको आगे परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल प्रिपेयर अ प्रॉपर वीडियो ऑन द कंप्लीट इंस्टॉलेशन विद द पाथ वेरिएबल सेटअप एज वेल। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज एक्चुअली, अब के जो नए इंस्टॉलर्स हैं उनमें दिस प्रोसेस इज ऑटोमेटिक, कि ये ऑटोमेटिकली पाथ सेटअप कर लेता है। जावा होम और पाथ वेरिएबल हमें सेटअप करना होता है, वो ऑलरेडी हो जाता है नए इंस्टॉलर्स में। बट इफ यू गाइज विल फेस एनी प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन द कंप्लीट इंस्टॉलेशन। तो वंस ये JDK 17 आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। एंड जो आपके पास ये जो पाथ सेटअप का जो प्रोसेस है, ये क्यों क्रूशियल है, इसकी नीड क्यों पड़ती है, वो अभी जब हम एक फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखेंगे, देन आई विल लेट इट क्लियर टू यू। तो जो हमने ओपन जेडीके अभी डाउनलोड किया है, दैट मीन्स हमने अभी एक जेडीके डाउनलोड किया है, JDK 17, वर्जन 17 ऑफ द जेडीके और जावा। वो कंप्लीट एक डेवलपमेंट किट है, जिसमें वी गॉट मल्टीपल टूल्स और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर जिसकी हेल्प से हम जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप कर पाते हैं एंड देन फर्दर उनको रन कर पाते हैं। अब उस किट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, एंड जावा का प्रोग्राम जब रन करता है तो कौन कौन सी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं उस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, वी विल सी इन द जावा डेवलपमेंट किट इस कंप्लीट, जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे। सो दिस इज द जावा डेवलपमेंट किट। थिंक ऑफ इट एज अ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर जो पहली चीज है जो प्रोवाइड होती है, दैट इज अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो आपके पास फिजिकली अवेलेबल होगा, दैट मीन्स आप इसको कहीं पे जाके किसी फाइल डायरेक्टरी पे जाके देख नहीं सकते हो, या जेडीके को आप ओपन करके नहीं देख सकते हो। ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जेडीके बनाता है जब कोई भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक जावा का प्रोग्राम रन किया, वहां पर जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा दैट इज नोन एज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट किसी चीज को मिला के, फॉर एग्जांपल मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं आपके पास, उन सबको मिला के एक एनवायरनमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू रन द जावा एप्लीकेशन। उसको जो जो चीजें रन टाइम में चाहिए होंगी, JRE विल प्रोवाइड दैट। द सेकेंड component ऑफ JDK इज जावा, सॉरी, डेवलपमेंट टूल्स। तो ये कुछ फिजिकल टूल्स हैं, लाइक ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑन दीज टूल्स, जिसमें से हमारे पास बहुत सारी, जैसे जावा सी है, जावा है, आपके पास जावा डॉक है टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम जावा सोर्स कोड, देन वी हैव जार, देन वी हैव JDB। तो इट इज बेसिकली डिबगर। तो ये टूल्स हैं, और अभी इसके पास बाद और भी टूल्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट में ऑलरेडी आते हैं, एंड दीज टूल्स हेल्प अस टू डेवलप अ जावा एप्लीकेशन। अब बात करते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो द फर्स्ट थिंग, कुछ कोर लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास जो ऑलरेडी प्री रिटन कोड है फ्रॉम जावा इटसेल्फ। तो जिसने भी जावा डेवलप की है, वो कुछ लाइब्रेरीज हैं, कोर लाइब्रेरीज, जिसकी वजह से हम कुछ भी कोड लिख पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेशन लाइक कारपेंटर है, उसको अगर कोई भी डिजाइन रेडी करना है, कोई टेबल बनानी है, उसके पास कुछ ऑलरेडी औजार होंगे, कुछ कुछ टूल्स होंगे।
वही ये टूल्स हैं हमारे पास, दीज आर द कोर लाइब्रेरीज जो हमें हेल्प करते हैं फर्दर टू क्रिएट मोर लाइक आवर ओन जावा एप्लीकेशंस। तो ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज हैं, जावा लैंग, जावा यूटिल। इनके अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं विच वी विल बी यूजिंग व्हेन वी विल डेवलप आवर ओन जावा प्रोग्राम। Then we have GUI libraries. तो Java also provides capability to develop GUI applications. तो उसके लिए हमें बहुत सारे components चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, सो दैट हम एक GUI एप्लीकेशन डेवलप कर पाए। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं, आपके पास स्विंग है, AWT है एंड अदर एज वेल, विच प्रोवाइड दोज components so that we can develop GUI applications in Java. तो दो चीजें ये हैं हमारे पास, रन टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट है। And the next abstract module again, this again does not physically exist. This is Java Virtual Machine, JVM. तो JVM plus JRE ये exist नहीं करते हैं physically, as I've told you. These are actually abstract thing. JVM कब बनता है? जब आपके पास ये कुछ सब मॉड्यूल्स मिलके इकट्ठे एक JVM को बनाते हैं। उसका पहला सब मॉड्यूल है दैट इज क्लास लोडर सबसिस्टम। तो क्लास लोडर सबसिस्टम इज एक्चुअली यूज टू लोड द क्लास फाइल्स। जो भी आपने कोड लिखा है उसको लोड करता है मेमोरी में, सो दैट वो एग्जीक्यूट हो सके। द अनदर वन इज रन टाइम डेटा एरियाज। तो लेट सपोज आपने कोई जावा का कोड लिखा है, उसमें कुछ वेरिएबल्स आपने लिखे हैं, उनको मेमोरी मिलती है रन टाइम में। वो मेमोरी कहाँ और कैसे मिलेगी, कौन कौन से एरिया में कौन सा वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी, इट दिस मॉड्यूल विल डिसाइड दैट। देन वी हैव एग्जीक्यूशन इंजन। तो कोई भी जावा का प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूट होने के लिए दिस इंजन विल हेल्प एंड दिस विल एग्जीक्यूट द जावा कोड। एंड वन मोर मॉड्यूल वी हैव जावा नेटिव इंटरफेस। तो इट हेल्प जावा एप्लीकेशन टू कनेक्ट विद द नेटिव कोड। तो ऐसे ही हमारे पास और भी मॉड्यूल्स हैं जेवीएम के, बट दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स। जेवीएम के पास और भी मॉड्यूल्स होते हैं। तो जब ये मॉड्यूल्स रन टाइम में अवेलेबल होते हैं, दैट मेक्स अ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जहां पर आपका जावा कोड रन करता है। एंड टुगेदर ये कोर लाइब्रेरीज प्लस जेवीएम मिलके आपका जेआरई फॉर्म करते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो दिस इज अ कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट। नाउ इसको, इसके जो जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ जावा प्रोग्राम। So let's start with our first Java program. So now we are actually stepping out into the world of coding. So इसके लिए कुछ prerequisites हैं. We actually need some tools. तो Windows user, for Windows users they can use Notepad. अगर कोई भी किसी के पास VS Code installed है, so that is well and good. And JDK 17 जो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर दिया है. So ये दो चीजें हमें चाहिए, कोई भी टेक्स्ट एडिटर जहां पर we can write some text, और JDK 17 for this. So this is our first Java program, and it is a basic program. So let us write this code somewhere in the text editor. So guys, I've just created a folder, Java tutorials, in my document section, and अब मैं इस folder को I'll open it with Visual Studio Code. So VS Code हमें एक function देता है from where we can open a folder. So I'm going here and I'm just choosing this Java tutorials folder. अब इस folder के अंदर we will be actually creating a file. So we will name it as helloworld.java. तो आपको hello world डॉट जावा नाम से एक फाइल बनानी है यहाँ पे, एंड इसके अंदर वी विल राइट सम कोड। तो पब्लिक क्लास, अभी के लिए वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो हमारे पास फाइल का नेम है एंड जो क्लास का नेम है इंटरनल, जो हमने यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ये दोनों सेम होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, and we can say system dot out dot println hello. This is my first Java program. So ये 5 लाइन का कोड है हमारे पास for this hello world dot java. And once we are done, we just need to save it.
एंड जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज उस फोल्डर पे जाने के बाद हमें एक इस तरह की फाइल दिखनी चाहिए जो हमने अभी भी बनाई है। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, उस फोल्डर पे हम जाएंगे जहां तक हम पहुंचे हैं, एंड वी विल राइट हियर जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। जो हमने फाइल बनाई है एग्जैक्टली उसका नाम विद एक्सटेंशन, एंड जो आगे की कमांड है दैट वुड बी जावा सी। तो वंस यू विल हिट एंटर, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, आपकी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब आप अपने फोल्डर पे वापस आओगे इस कमांड को चलाने के बाद, देन यू विल सी हेयर आपके पास अभी पहले एक फाइल थी, नाउ यू विल हैव टू फाइल हेयर। तो सेकंड जो फाइल बनती है वो बनती है विद सेम नेम बट विद डिफरेंट एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन होता है यहाँ पे दैट इज डॉट क्लास। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू टू रन दिस प्रोग्राम, अभी ये कंप्लीटली रन नहीं हुआ है, तो वी विल जस्ट से जावा एंड दिस टाइम वी विल ओनली राइट हेलो वर्ल्ड। तो प्रीवियसली हमने जिस फाइल को टारगेट किया था ऊपर वाली कमांड में, वो ये वाली फाइल थी। अगली कमांड में हम जिस फाइल को टारगेट कर रहे हैं दैट इज दिस फाइल। तो इस फाइल को हमें बस नाम लिखना है, डॉट क्लास नहीं लिखना है यहाँ पे। एंड व्हेन वी विल हिट एंटर, जो भी हमने कोड में लिखा था वो हमारे पास कंसोल में आ जाएगा। हेलो दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, और इसको हम दो बार लिख लेते हैं ऐसे ही। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो दिस इज न्यू लाइन एंड द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिक्वेंशियली, ठीक है, ये जस्ट फॉर पर्पस। तो अब वापस आते हैं और दोबारा से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ताकि जो नया कोड है दैट मीन्स दोबारा हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अगेन हमारे पास डॉट क्लास जो फाइल है वो चेंज हो गई है, उसमें नया कोड आ गया है। नाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस कमांड जावा हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही हम इसमें एंटर दबाएंगे हमारे पास दो स्टेटमेंट आ चुकी हैं। तो एक तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट होता है हमेशा, तो लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूशन चलता है। अब हमने एक अपना पहला जावा प्रोग्राम बना दिया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं कि उस प्रोग्राम में हमने क्या क्या लिखा। सो ये हमारा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का, एंड इसके अब हम एक एक वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है पब्लिक। पब्लिक इज अ कीवर्ड इन जावा। ये बेसिकली एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के काम में आता है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्लास है, लेट्स सपोज क्लास को अभी के लिए सिर्फ एक नॉर्मल व्हाट यू कैन से लाइक लाइन ऑफ कोड समझ लो और ब्लॉक ऑफ कोड, कि क्लास के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उस क्लास का कोड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्लास है ये क्लास कहाँ कहाँ तक अवेलेबल है, इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो अगर ये क्लास पब्लिक है, क्या पब्लिक क्योंकि यूज हुआ है, दैट मीन्स इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है विद इन दैट सिस्टम। तो दिस इज अ कीवर्ड इन जावा। सो कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। वो प्रीडिफाइंड होते हैं, उनका कुछ फिक्स पर्पस होता है, उनको वहां पे यूज किया जाता है। द नेक्स्ट वन दैट इज क्लास। तो क्लास इज अगेन अ कीवर्ड एंड इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास इन जावा। तो जब भी हमें क्लास बनानी होती है जावा में, हमें ये कीवर्ड यूज करना पड़ता है, एंड वी से क्लास एंड देन वी कैन राइट डाउन द क्लास नेम। द हेलो वर्ल्ड इज क्लास नेम। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर। इसका बस एक कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन, कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देन अगेन दिस इज द ओपनिंग ऑफ द क्लास। तो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड है वो क्लास का कोड होगा। उसके बाद पब्लिक हमने ऑलरेडी बता दिया दैट इट इज अ कीवर्ड। स्टैटिक अगेन दिस इज अ कीवर्ड एंड इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब ये वॉइड जो है ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। सो बगल में जो मेन है वो बेसिकली फंक्शन है। तो फंक्शन के पास कुछ रिटर्न टाइप होता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। जब भी कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है हम उसमें वॉइड लिख लेते हैं दैट ये फंक्शन जो रिटर्न करता है हमें इससे कोई मतलब नहीं। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन नेम। एंड मेन फंक्शन जावा में बहुत स्पेशल फंक्शन है, और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज जितने भी आपके पास लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुतों में मेन फंक्शन होता है। सो बेसिकली इट इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो जो आपका जेवीएम है, जब वो कोड एग्जीक्यूट करता है वो हमेशा पहले मेन फंक्शन ढूंढता है, वहीं से आपका कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। दैट इज वाई इट इज एन स्पेशल फंक्शन। हर फंक्शन के पास कुछ लिस्ट ऑफ और वी कैन से मल्टीपल लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। इसमें सिंगल है, इसको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। सो ये पैरामीटर का टाइप है आपके पास, ये स्ट्रिंग एरे फॉर्म में है, एंड ये इसका नाम है आर्क्स। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो पैरामीटर का जो नेम है वो डेवलपर डिपेंडेंट होता है।
Then this is just a normal line. Okay, before that, opening of the function, जो again जो हमारे पास करली ब्रेसेस है, दैट इज द फंक्शन ओपनिंग। दैट मीन्स जो भी कोड अब उस करली ब्रैकेट के अंदर होगा वो सारा फंक्शन का कोड है। देन अगेन अ नॉर्मल लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में प्रॉपरली। ये बिल्ट इन क्लासेस हैं जिसको हम यूज करते हैं टू शो समथिंग इन द कंसोल। तो कंसोल पे अगर आपको कुछ राइट करवाना है तो वी यूज दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो जो इसके अंदर हम लिखते हैं वो डायरेक्टली एज इट इज कंसोल पे आ जाता है। एंड जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है दैट इज नॉर्मल स्ट्रिंग। इसको स्ट्रिंग फॉर्म में आप कुछ भी लिखोगे वो इसको कंसोल पे प्रिंट कर देगा। देन इट इज द क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ तक फंक्शन का कोड खत्म हो चुका है, इसके बाहर जो कोड है फंक्शन का कोड नहीं है। एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द क्लास। इसके बाहर जो कोड होगा वो इस क्लास का कोड नहीं है। तो दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेलो वर्ल्ड जावा प्रोग्राम जो हमने अभी अभी बनाया। इसमें कुछ चीजें जैसे स्टैटिक हो गया, वॉइड हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आप लोग को धीरे धीरे जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मॉडर्न लैंग्वेजेस में किसी किसी में नहीं है, दैट सेमीकॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में। सो इफ यू मिस एनी सेमीकॉलन तो वहां पर आपको एरर्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास लास्ट प्रोग्राम था हमारा। नाउ व्हाट व्हाट वी कैन डू, इस लाइन को हटाते हैं और इसमें एक काम करते हैं, इसमें बोलते हैं डेट करंट डेट टू न्यू डेट semicolon, then we will say system dot out dot print line the current date is current date। तो मैंने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर जो भी आप स्ट्रिंग लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और प्लस करके हमने क्या किया है, बेसिकली जो वेरिएबल है इसको साथ में कॉन्कैटिनेट किया है। तो इसके बाद जो करंट डेट की वैल्यू होगी वो भी साथ में आ जाएगी। इसको बेसिकली कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना। सो सेव करते हैं एंड कम बैक एंड इसको कंपाइल करते हैं एक बार। सेम वो टूल यूज करते हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब इसमें एक एरर आई है दैट इज कैनॉट फाइंड सिंपल डेट। तो जो हमने ये डेट यूज किया है ये इसको मिल नहीं रहा है कंपाइलर को। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डेट ये है ये एक्चुअली क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो ये प्री डिफाइंड क्लास मैंने बताया था कि जो कोर लाइब्रेरीज हैं, जो जेआरई का पार्ट है, जब रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है तो वहां पर कुछ कोर लाइब्रेरीज होती हैं। उनमें से एक लाइब्रेरी है यूटिल, जो पैकेज है जावा का, उसके अंदर डेट क्लास है। तो हम एक्चुअली उसको यूज करना चाह रहे हैं बट हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो बिफोर दैट हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरनल जाके, ये चीजें हैं कहाँ पे। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें अपना जावा का इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी देख लोगे जहाँ जावा जेडीके इंस्टॉल्ड है। एंड फॉर इन माय केस इट इज इन लाइब्रेरी, देन वी हैव जावा। एंड मेरे पास तीन अलग अलग वर्जन है जावा के। सो टू ऑफ देम आर amazon corretto एंड वन इज द JetBrains फ्रॉम JetBrains। सो लेट्स ओपन एनी ऑफ देम। कंटेंट्स के अंदर, होम के अंदर, एंड वी कैन फाइंड आउट समथिंग हियर लाइक, आई थिंक लिव में होना चाहिए, सिक्योरिटी, राइट। सो दिस इज द src.zip। इसको मैं एक बार अनजिप करता हूँ। तो लेट्स ओपन दिस फोल्डर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो हमें जो देखना है, जो हमारे काम की चीज है, दैट इज आई थिंक जावा डॉट बेस में होना चाहिए, राइट। तो जावा के अंदर जाके वी हैव यूटिल पैकेज, दिस वन। अभी आपने देखा बाहर बहुत सारे पैकेज पड़े हुए हैं। इनसाइड जावा वी हैव दिस यूटिल पैकेज। और यूटिल के अंदर हमें ढूंढना है दैट डेट क्लास। तो वी कैन सर्च इट डेट, सो दिस इज डेट डॉट जावा। अगर मैं इस क्लास को ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो देखो ये एक प्री डिफाइंड क्लास है ऑलरेडी एंड दिस इज रीड ओनली। इट शुड बी रीड ओनली। इसमें अगर कोई चेंजेस करते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका एक ऑलरेडी जिप बना हुआ है जो यूज होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑलरेडी कोड मिलेगा जो ऑलरेडी है। दैट मीन्स ये जेडीके की साइड से आया है, ये कोड हम नहीं लिखते हैं। सो हमें ये क्लास यूज करनी है। ये पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, इस पैकेज का नाम है। तो कोई भी प्रीडिफाइंड क्लास को यूज करने के लिए जावा में जो अप्रोच है दैट इज व्हाट वी विल डू। उस कोड से पहले सबसे टॉप पे हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब है हम किसी कोड को कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो फर्स्ट थिंग उसका नाम आता है, उस पैकेज का नाम जिस पैकेज के अंदर वो है। तो जावा डॉट यूटिल डॉट, अब उस क्लास का नाम जो आप क्लास चाहते हैं। तो दिस इज जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, क्योंकि ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में है और इस क्लास का नाम क्या है, डेट। तो हमने इस क्लास को अपने प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट कर दिया। नाउ वी कैन यूज दिस क्लास, तो इसको सेव करते हैं और दोबारा इसको कंपाइल करते हैं फर्दर। तो जावा से hello world डॉट जावा, अब ये कंपाइल हो चुकी है, मेरे पास उसका बाइट कोड आ चुका होगा। फिर मैं जावा हेलो वर्ल्ड चलाऊंगा और जेवीएम इसको फर्दर मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देगा। एंड इट सेज द करंट डेट इज, जो हमारे मशीन का टाइम, करंट टाइम है, विद एन आईएसटी फॉर्म। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो एज यू कैन सी, अगर ये जो हमारे पास जेवीएम जीआरई का जो पार्ट था, कोर लाइब्रेरीज, उसकी नीड हमें यहाँ पर पड़ती है जब भी हम कोई एग्जिस्टिंग क्लासेस या पैकेजेस यूज करते हैं, विच विच इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ जेडीके। तो रन टाइम में वो कोर लाइब्रेरीज हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे प्रोग्राम को जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एंड वी जस्ट नीड टू ऐड द इंपोर्ट स्टेटमेंट हेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स, वो भी हमें यही मिलेंगे। तो एक बार उन टूल्स को देख लेते हैं। तो जहाँ पर भी आपका जेडीके होगा, वहाँ पर आपको बिन फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना है एंड यू कैन सी ऑल ऑफ द यूटिलिटी टूल्स, जो डेवलपमेंट टूल्स हैं हमारे, वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, लाइक जार, जार साइनर, जावा, जावा सी, जावा डॉक, जावा पी, JCMD। तो ये जितने भी डेवलपमेंट टूल्स हैं, दीज आर पार्ट ऑफ जेडीके इटसेल्फ। और ये सारे टूल्स एक्चुअली हमें डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं। जैसे जावा सी और जावा तो हमने यूज कर लिया है, और भी हैं जितने भी टूल्स हैं, हम सारे के सारे यूजफुल हैं हमारे लिए। एंड वी विल बी यूजिंग देम फर्दर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो दीज आर द डेवलपमेंट टूल्स विच वर द पार्ट ऑफ जेडीके एज एक्सप्लेन्ड इन द स्ट्रक्चर। Otherwise, we will see how a Java program gets executed behind the scene and how JDK help us in that. So the title would be How Java Program Gets Executed. So first of all, we have this file hello world.java. This is the file we have just created. इसमें हम फिर यूज करते हैं आपकी यूटिलिटी जावा सी। So it is from JDK itself. तो हमने JDK 17 डाउनलोड किया था, उसके बाद हमने यूटिलिटी देखी जावा सी इन द बिन फोल्डर। So using that utility, we have compile our code. तो जावा सी इज बेसिकली जावा कंपाइलर। तो इसका काम होता है टू कंपाइल द जावा कोड। जैसे ही आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद यू विल गेट अनदर फाइल, दैट इज द डॉट क्लास फाइल। एंड दिस इज द बाइट कोड, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड एज वेल। सो इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कंपाइलेशन के बाद जो हमारे पास अवेलेबल होता है। एंड नाउ दिस इंटरमीडिएट कोड, एंड फर्दर यही इंटरमीडिएट कोड व्हेन वी यूज the Java launcher, this is another utility tool. So we just write Java hello world. So right now हम ये कमांड यूज कर रहे हैं और अब हम इसको ये बाइट कोड देंगे जो हमारा डॉट क्लास कोड अभी बना था। So now JVM comes into action। जब भी हम ये लॉन्चर कॉल करते हैं, JVM gets started और इसके जो मॉड्यूल्स हैं, पहला आपके पास क्लास लोडर था, सो इट विल लोड द क्लास फ्रॉम दिस बाइट कोड। फिर आपको डेटा एरियाज, तो जितने भी इसमें वेरिएबल्स हैं उन सबको प्रॉपर मेमोरी असाइन करना। दैट दिस एग्जीक्यूशन इंजन, जो कि इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा। एंड द JNI, जो नेटिव कोड से बात करेगा इफ इन केस आवर प्रोग्राम कंटेन सम नेटिव कोड। तो दिस इज JVM एंड दिस इज हाउ आवर कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो फर्दर ये JVM क्या करता है, हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसके ऑपरेशन को रीड करता है, हर एक इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा। एंड उस बाइट कोड को, द प्रोसेस विल बी, जो बाइट कोड होगा आपका, उसको इंटरप्रेट करेगा। सो हेयर वी हैव सम इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेट करने के बाद उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स बाइनरी फॉर्मेट में। तो द ओवरऑल प्रोसेस इज कि आपके पास जो बाइट कोड है,
that JVM will handle, and further, JVM will provide the binary to the operating system. So that is the reason आपके पास multiple operating system के लिए, whether it is Mac OS, it is Windows, अलग अलग हमारे पास JDK होते हैं. Since जो JVM होगा inside that JDK, वो किस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ. So what we can say is JVM is platform dependent, sorry. That means every platform will have its specific JVM. Like हम Windows का JVM macOS में यूज नहीं कर सकते हैं. तो JVM can be said as platform dependent. और JVM के प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने की वजह से जो हमारा बाइट कोड होता है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ JVM चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए. इसको नहीं मतलब कि आपके लेयर लास्ट लेयर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, whether it is Mac OS, it is Windows. So bytecode doesn't need to take care of that. बीच में हमारे पास एक लेयर है जो इस चीज का ध्यान रखेगी, एंड दैट इज JVM. एंड दैट इज द रीजन जो हमारा बाइट कोड है, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज वेल एज पोर्टेबल. तो हम इस बाइट कोड को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं जहां पर हमारे पास JVM है, और हमें बस बाइट कोड को JVM को प्रोवाइड करना है, एंड JVM विल एग्जीक्यूट द बाइट कोड. So this is the reason why Java is known as platform independent, since we can carry the bytecode anywhere and it will get executed. जो आपका स्ट्रक्चर था, that means the JRE, the runtime environment, वो भी हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिया है. एंड JVM का क्या पर्पस है, जो हमारे पास कोर लाइब्रेरीज थी, तो अभी हमने इसमें से यूटिल पैकेज यूज किया है अपने प्रोग्राम में, और उस यूटिल पैकेज में से हमने डेट क्लास को यूज किया है. तो ये जो कोर लाइब्रेरीज का पर्पस है JRE के अंदर, वो भी हमने देख लिया है कि हाउ वी कैन यूज एनी existing libraries or classes. So this is it, guys. Like how a Java program gets executed from compilation to the execution phase. So guys, let's have a quick recap of this episode. And इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने बहुत कुछ इसमें प्रैक्टिकल भी किया. So the first thing, as I've discussed with you guys, introduction to OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, एंड इसमें इंटरेक्शन कैसे होता है सॉफ्टवेयर के बीच में, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के बीच में, इसके कोर प्रिंसिपल्स और वी कैन से पिलर्स कौन कौन से हैं, वी डिस्कस अबाउट देम. देन द नेक्स्ट वन वाज व्हाई जावा फॉर ओप्स. हमने क्यों जावा को चूज किया, सिंस एज यू नो जावा जावा है सपोर्ट फॉर ओप्स प्रिंसिपल्स. उसमें इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है. सो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स जो ओप्स फॉलो करता है, वो जावा में इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं. दैट इज द रीजन हमने जावा चूज किया है, एंड ऑल्सो इट इज अ बिगनर फ्रेंडली. सो दैट इज द रीजन वी चूज जावा. देन सेटिंग अप द एनवायरनमेंट. सबसे पहले JDK इंस्टॉल करना. कौन सा वर्जन हम इस ट्यूटोरियल के लिए यूज करने वाले हैं, दैट विल बी JDK 17, एंड वी विल बी यूजिंग इट फ्रॉम ओपन JDK. देन हमने देखा कि जावा होम और पाथ वेरिएबल की इंपॉर्टेंस क्यों है, और जो हमारे पास यूटिलिटी जो डेवलपमेंट टूल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं. देन वी एक्चुअली डेवलप आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम. हमने उसको राइट डाउन किया, हमने उसको कंपाइल किया, उसको रन करवाया, एंड वी ऑल्सो फिगर आउट कि हर एक जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसके पीछे कोर पर्पस क्या है, वो प्रोग्राम कैसे कैसे काम करता है, मशीन लेवल तक वो कैसे एग्जीक्यूट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा दैट JDK, JRE और JVM में क्या डिफरेंस है, इनकी कहाँ कहाँ पे नीड पड़ती है, और कैसे जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में इन कंपोनेंट्स की हमें हेल्प लगती है. तो गाइज दिस वाज इट. आई होप ये सेशन आपको, ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर भी हुई होंगी. दोज हु आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग, आई होप उन्होंने भी कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा. कुछ आपके अगर क्वेरीज, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें रह गई हों, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो. कुछ फीडबैक्स हैं अगर मेरे लिए, तो यू कैन ऑल्सो ऐड देम इन द कमेंट सेक्शन.
जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कंटेंट्स हैं, यू गाइस कैन सी इट हेयर। सो वी विल बी टॉकिंग ऑन बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। उसमें जो लूप्स हैं, आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फंक्शंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके पास सिग्नेचर कैसा होता है, बॉडी क्या होती है फंक्शन की। सो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को भी समझेंगे, ओप्स के जो कोर है हमारे पास। मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है एक जावा प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स के लिए, एंड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे पास होंगे। So, guys, please leave your valuable comments and any feedback you guys have, any queries, any doubts, you can just drop them in the comment section. और मैंने इनिशियली इस वीडियो के सेकंड स्लाइड्स पे आपके पास एक नोशन का पेज पिन किया है, सो गाइस कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, एंड यू विल सी ऑल द एपिसोड्स लिस्टिंग एज वेल एज द सब टॉपिक जो हम इस कंप्लीट सीरीज में कवर करने वाले हैं। So again, thank you so much, guys. Please like this video and share it with your friends, and let me know if there is anything I can help you. Thank you so much. See you.